स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में भी समझेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो ला चुकी हूँ और वहाँ पर मैंने A to Z सारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज आपको समझा दी है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है भारतीय संविधान। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, यहाँ पर प्रावधान की बात करते हैं तो वो भाग 9 में लिखा हुआ है। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि रात के 9 बजे तक बैठकर लेडीज़ें पंचायतें करती रहती हैं। ठीक है, रात के 9 बजे तक बैठकर लेडीज़ पंचायती करती रहती हैं। ठीक है, किसी एक टॉपिक को लेती हैं और उस पर बात करती हैं, मतलब पंचायती करती हैं। ठीक है, तो रात के 9 बजे बैठ के, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि पंचायत कितने बजे तक बैठती हैं, 9 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। पंचायत मैंने याद करवा दिया आपको भाग 9 में, लेकिन अगर भाग 9 का क प्लस हो जाता है, इसमें अगर क ऐड कर देते हैं तो देखिए पंचायत से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है, नगर पालिका होती है। तो यही भाग 9 और 9 से थोड़ा बड़ा कर दो तो उसमें क ऐड कर दो। ठीक है, तो पंचायत के बाद क्या आती है, नगर पालिकाएँ आती है। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा कि किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, प्रावधान अलग चीज़ होती है और स्थापना की बात अलग चीज़ है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आते हैं भाग 4 में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं और उसमें अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ था ग्राम पंचायतों की स्थापना या फिर ग्राम पंचायतों की संगठन। ठीक है, सिर्फ एक लाइन उसमें लिखी हुई है, सिर्फ एक लाइन उसमें लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। बस एक लाइन ये लिखी हुई है भाग 4 में अनुच्छेद 40 में। यही एक क्वेश्चन है जो आपको घुमा के पूछ सकते हैं और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। भाग 9 पे आपको बिल्कुल नहीं लगाना है क्योंकि उसमें प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, उसमें प्रावधान दिया। प्रावधान का मतलब क्या है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके संविधान बता रहा है कि आपको किस तरह से स्थापना करनी है। वहाँ पे पूरी परिभाषाएं दे रखी है, उसने सब कुछ दे रखा है। ठीक है, मतलब एक टॉपिक को उसने बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, टोटल 16 अनुच्छेद हैं पंचायती राज के ऊपर। ठीक है, जो भाग 9 में है ना, टोटल 16 अनुच्छेद है, लेकिन सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है अनुच्छेद 40 में। देखिए ये वही क्वेश्चन है, वापस यहाँ पर समझते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देकर रखा हुआ है अनुच्छेद 40 में। बाकी प्रावधान दे रखा है कहाँ पर, भाग 9 में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। 11वीं अनुसूची की अगर बात करें तो उसमें पंचायतों का कार्यक्रम लिखा हुआ है। देखिए अनुसूची क्या होती है, भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कंसेप्ट से समझा चुकी हूँ और ट्रिक से भी मैंने याद करवा दी है। सारी अनुसूचियाँ, सारे भाग याद करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पंचायतों का जो कार्यक्रम है वो अनुसूची 11 में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। ये एक्चुअली आधारित किस पे है, किस पे है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है, तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज का मीनिंग आप समझे। देखिए छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, उसमें ग्राम पंचायतें होती हैं। उसके बाद ब्लॉक्स आ जाते हैं जो तहसील होती हैं। उसके बाद जिले आ जाते हैं जिसमें जिला परिषद होती है। फिर तो अपनी राज्य सरकार है, उसके बाद सबसे ऊपर श्रेष्ठ है अपनी भारत सरकार। ठीक है, तो देखिए पहले क्या होता था कि जो केंद्र सरकार है वहाँ से नीचे बात आती थी राज्य सरकार में, राज्य सरकार के बाद कोई बात जिले में जाती थी, फिर जिले के बाद वो बात ब्लॉक में जाती थी, तहसील में, उसके बाद गांव में जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से पंचायती राज प्रणाली आई है यहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है।
इसका मतलब कि पंचायती राज में जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो ग्राम सभा होती है ना, मैंने आपको बताया था ग्राम सभा मतलब कि उस गांव के वो सारे लोग जो वोट डाल सकते हैं, अब ये सारे लोग मिलकर खुद वहाँ पर शासन करते हैं, खुद अपने क्षेत्र में खुद शासन करते हैं, उसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब कि अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ सरकार का ही अधिकार नहीं है, सिर्फ सरकार ही राज नहीं कर रही है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोग कर रहे हैं, ठीक है। कौन शासन करेंगे? स्थानीय लोग करेंगे अपने ही स्थान पर, ठीक है, अपने अपने गांव में। तो उसी को कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, सिर्फ सरकार के हाथ में पावर नहीं है, अब जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथ में भी पावर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब कि लोगों का तंत्र है यहाँ पर, ठीक है। देखा होगा ना आपने कि जो पंचायतें होती है ना, छोटी छोटी पंचायतें, वहाँ पर सरकार भी दखल नहीं करती है, ठीक है। पंचायत का जो डिसीज़न होता है ना, वहाँ पर सरकार भी दखल नहीं करती है, ये चीज़ आपने सुना होगा ना। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो ज़रूर कर देगी वहाँ पर सरकार दखल, लेकिन पहले जो डिसीज़न आएगा वो वहाँ की पंचायत ही डिसीज़न लेगी, ठीक है। आपको पता है ना, पंचायत ही खुद फैसला कर लेती है कि किसके साथ क्या करना है, ठीक है। सब पंचायतों का अपना अपना कार्य है और अपने तरीके से वो कार्य करती है। तो यहाँ पर यही बात होती है कि पंचायती जो राज है ना, यहाँ पर ये क्या करती है, पंचायत बैठ के खुद डिसीज़न ले लेती है कि उसको अब क्या करना है, ठीक है। तो खुद डिसीज़न ले रही है, वहाँ के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सरकार की कोई दखल नहीं है वहाँ पर। तो इसी को कह सकते हैं स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन हो रहा है, वहाँ पर सत्ता का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। यहाँ पर सरकार की नहीं चलेगी, यहाँ पर वहीं के स्थानीय लोगों की चलेगी, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? क्या है? तो ये ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है, यही पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ठीक है। आपको पता है ना, बहुत सारे गाँव में क्या होता है, शादियां करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो जो वहाँ की जो पंचायत होती है, जो वो डिसाइड करती है, उसी के आधार पर वो शादी करती है। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करती है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? तो जो ग्रामवासी है ना, जो वहाँ के जो गाँव के लोग हैं, उनमें शक्ति का विकेंद्रीकरण है, ठीक है। शक्तियाँ वहाँ बटी हुई है, उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर्स है, ठीक है। तो ये इसका एक तरह से प्रधान लक्ष्य हो जाता है। और जैसे कि वहाँ पर नाली किधर से निकालनी है, सड़क कैसे बनानी है, नहर कहाँ बनानी है, तो यहाँ पर सीधे सरकार वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। यहाँ पर क्या होगा, जो पंचायत में जो सरपंच बनाते हैं, जो पंच बनाते हैं ना, वो डिसीज़न ले लेते हैं, ठीक है। बाकी पैसा तो ऊपर से आ जाता है सारी चीज़ें बनाने के लिए, लेकिन डिसीज़न वहाँ के लोग ले लेते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं, और जब वो डिसीज़न लेते हैं ना, तो उनकी जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा मतलब कि वो सारे लोग जो वहाँ पर वयस्क हैं और जो 18 साल से ऊपर है, जो वोट डाल सकते हैं, तो उन सारे लोगों से ना डिस्कशन भी किया जाता है, ठीक है। तो वहीं के लोगों से पूछ लेना कि भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, और वहाँ की जो पंच है, सरपंच है, वो वहाँ पर सीधा निर्णय ले लेती है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। हर किसी के हाथ में वहाँ पर पावर है, ठीक है। अपनी बात हर कोई उठा सकता है, सीधे बड़े बड़े कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको सरकार के पास पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। आपके सरपंच पंच बैठे हैं ना, उनसे आप आपकी बात क्लियर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ठीक है। किस तरह से व्यक्ति भागीदार होती है उसमें, क्योंकि वो ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा गांव हमने लिया है, उसमें ग्राम सभा बैठी है और वहाँ पर सरपंच भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ग्राम सभा वाले सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, एक तरह से उसमें वो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ठीक है। ये सब बताने के लिए कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारे गांव में क्या चेंजेस करने चाहिए, तो उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं ना। तो इसी को कहते हैं जनता को विकास मूल, है ना, विकास, अपने क्षेत्र का विकास करने में उनको प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना होता है, ठीक है। उन्हीं से ही पूछ लिया जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है ना। तो इस तरह से भागीदारी हो रही है जनता की, ठीक है। समझ में आया? तो यही मुख्य उद्देश्य है इसका, है ना। ये सारी लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ये कंफ्यूज कर सकते हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट बन रहा होगा आपके माइंड में कि पंचायती राज व्यवस्था एक्चुअल में है क्या, ठीक है। ग्राम, यहाँ पर गांव की बात हो रही है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो गांव में रहता है, ठीक है, उसको विकास करना है अपने गांव का,
ठीक है। तो वहाँ पर जो सरपंच है, पंच है, वो उनसे सीधा कांटेक्ट करके बता सकता है और अपने साथ बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर सकता है और बोल सकता है सरपंच से, पंच से कि क्या चेंजेस करने चाहिए। तो अगर सब मिल के हामी भर देते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर कि हाँ यहाँ पर नल की व्यवस्था कर दो, यहाँ पर नाली बना दो, तो इस चीज़ पर फिर आगे कार्य होने लग जाता है। ठीक है, आपको इस चीज़ समझ में आ रही है। तो सरकार पैसा दे रही है, लेकिन सरकार के पैसे को कहाँ पर खर्च करना है, यहाँ पर भागीदार हो जाते हैं यहाँ की ही जनता। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? किससे है? तो ये पंचायती राज से है। ठीक है, 73वां संवैधानिक संशोधन आया था 1993 में। उसके बाद इसको पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद, यहाँ पर अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243, ठीक है, अनुच्छेद 243 का क से लेकर न, है ना, टोटल 16 अनुच्छेद है, क से लेकर न और 243। ठीक है, इतने सारे अनुच्छेद हैं इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, और ये सब बाद में जोड़े गए। जब भी 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसके बाद, उससे पहले इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई थी पंचायती राज व्यवस्था को, लेकिन बाद में जब 73वां संवैधानिक संशोधन आया तो इसको जोड़ दिया गया संविधान में और एक तरह से कानून का रूप दे दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि हर गाँव में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है किससे है? पंचायती राज प्रणाली से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज प्रणाली से या फिर व्यवस्था से ये संबंधित है। ठीक है, सारी चीज़ें हम समझेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ठीक है, किसके अंतर्गत की गई है? तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत एक्चुअल में ये है राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, जो आता है भाग 4। भाग 4 में, है ना, सबसे पहले भाग 4 में इस चीज़ की व्यवस्था की गई थी कि पंचायती राज का संगठन होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? संगठन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो वह था अनुच्छेद 73वां। बच्चों ध्यान रहे, जो भाग 4 है जिसमें हम अनुच्छेद 40 में बात करते हैं ना कि ग्राम सभा का संगठन हो, तब तक ना ये चीज़ कंपलसरी नहीं थी, बस एक तरह से निर्देश दिया हुआ था कि आप गाँव में पंचायत बनाएं। ठीक है, लेकिन कंपलसरी नहीं था। बाद में 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ काफ़ी समय बाद 1993 में, और इस चीज़ को पंचायतें बनाना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था करना चाहिए, इस चीज़ को एक कानून का रूप दे दिया गया। उसके पहले ये नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ बात हुई है? अनुच्छेद 40 में बात हो चुकी है भाग 4 में, लेकिन बाद में 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 आया तो इसको यहाँ पर एक कानून का दर्जा मिल गया। ठीक है, और संविधान में इसके बारे में डिटेल में फिर लिखा गया कि हाँ पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बच्चों, अनुसूची की बात हो रही है तो 11वीं अनुसूची है ना, हमने पढ़ा है ना, आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन करके ये जोड़ा गया। क्या पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, देखिए, अगर कोई संवैधानिक संशोधन होता है तो सारी चीज़ों में चेंजेस आ जाते हैं, भाग में भी चेंज आता है, ठीक है, अनुच्छेद में भी चेंज आता है और उसके अनुसूचियों में भी चेंज आता है। तो अनुसूची में 11वीं अनुसूची में चेंज आया, भाग में कहाँ? भाग 9 में चेंज आया। ठीक है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243, उसके बाद अनुच्छेद 243 के क से लेकर ण, ठीक है, इतने अलग से जोड़े गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने विषय हैं, कितने कार्य हैं इनके? तो ध्यान रहे 29। ठीक है, 29 विषय हैं, 29 कार्य इनको सौंपे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? कितने किए गए हैं? तो 1/3। ठीक है, 1/3, 1/3 सीट महिलाओं के लिए होनी चाहिए।
ठीक है। 73वां संविधान संशोधन हुआ ना, उसके तहत ये चीज़ जोड़ी गई कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कम से कम 1/3 महिलाएं तो होनी चाहिए, इतनी सीटें हैं उनके लिए। नेक्स्ट 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ठीक है, तो ध्यान रहे महिला वर्ग, ठीक है, महिला वर्ग सत्ता हस्तांतरित मतलब कि सत्ता एक के हाथ के बाद दूसरे के हाथ में जा रहा है। ठीक है, देखिए पहले सिर्फ मर्दों के हाथ में हुआ करती थी ये चीज़ें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर औरतों के हाथों में भी सत्ता को हस्तांतरित किया गया। ठीक है, उनको भी पावर्स दी गई कि आप भी कुछ चेंजेस लेकर आइए, ठीक है, विकास हो सके ताकि हमारे राज्य का, क्षेत्र का, जिले का। ठीक है, नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन की विशेषता इसमें से क्या नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? तो देखिए ग्राम सभा तो इसकी विशेषता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष मतलब कि जनता सीधे चुनती है वहाँ पर। ठीक है, पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, ये भी इसकी विशेषता है। महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, 2/3 नहीं, कितना आरक्षण है? 1/3। ठीक है, सिर्फ 1/3 आरक्षण दे रखा है महिलाओं के लिए। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो इसमें ग्राम सभा हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात भी हुई है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी मिल गया, लेकिन महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, 2/3 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस तरह के चुनाव होते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है। प्रत्यक्ष मतलब कि सीधा यहाँ पर जनता वोट डालती है। आपने देखा है ना, गांव-गांव में पंच सरपंच बनते हैं तो हम सीधा वोट डालते हैं। ठीक है, वो हाथ जोड़कर आते हैं और कहते हैं कि हमें वोट डालना, तो वहाँ पर हम सीधा मतदान करते हैं, तो उसी को प्रत्यक्ष रूप कहते हैं। और ये गुप्त होता है क्योंकि हम किसी को बताते नहीं है ना कि हम किसे वोट डाल के आ रहे हैं, किसे पंच बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया हुआ है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ठीक है, कहाँ पर? पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से समय अवधि के लिए नए चुनाव कराने हेतु सही है? ठीक है, देखिए इसका मतलब समझिएगा, जो पंचायत है एक्चुअल में ये 5 साल के लिए बनती है, लेकिन अगर उसके पहले ये भंग हो जाती है या फिर इसको समाप्त कर दिया जाता है किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पर 6 माह के अंदर वापस से नई पंचायत का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, वापस से नई पंचायत का चुनाव करना पड़ता है 6 माह के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन करवाती है। ठीक है, तो ये उनके लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5 साल के लिए। ठीक है, कितने साल के लिए रखा गया है? 5 साल के लिए तो रखा गया है, लेकिन अगर उससे पहले भंग हो जाती है या फिर विघटित हो जाती है तो 6 माह के अंदर वापस से नए चुनाव कर यहाँ पर नई पंचायत को बिठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। समर्थक मतलब कि या ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ का सहयोग दिया कि पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत देश में ग्राम स्तर पर होनी चाहिए? तो महात्मा गांधी जी भी थे, सिद्धराज डुड्डा भी थे, राजीव गांधी जी भी। ठीक है, ये सब थे, इन सब का कहना था कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये सब इसके समर्थक थे। तो उपयुक्त सभी, करेक्ट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी ने हामी भरी थी इस चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे? ठीक है, कौन थे जो चाहते थे कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं भी होनी चाहिए और दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व भी इसमें होने चाहिए? तो ऐसे कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने इस चीज़ को हाँ कहा था? तो राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव गांधी जी का कहना था कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं भी होनी चाहिए और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपने स्तर पर अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। किस में आरक्षित है? तो पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ठीक है, 1/3 महिलाएं होनी ही चाहिए।
ठीक है, जब पंचायत का चुनाव होता है तो उसमें 1/3 महिलाएं तो होनी चाहिए। तो ये चीज़ आरक्षित करके रखी हुई है पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है। राज्य विधानसभाओं में या मंत्रिमंडल या लोकसभाओं में यहाँ पर स्पेशल लेडीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ है? कौन सी डेट से लागू हो गया है? ध्यान रहे 24 अप्रैल 1993, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, कब लागू हुआ है? अभी मैंने आपको बताया 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। कंपलसरी कर दिया गया था कि हर राज्य में पंचायती राज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है ना? अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया, राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। क्योंकि राज्यों में पंचायतें होंगी ना, तो ये राज्य सरकार के द्वारा ही होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? राज्य निर्वाचन आयोग जिम्मेदारी लेता है जब पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, शुरुआत कब की गई थी इसकी? शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, 1959 में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। पंचायती राज की शुरुआत पहले ही हो गई थी 1959 में। लेकिन भारत में ये अधिनियम कब आया? कानून कब बन गया? 24 अप्रैल 1993 को ये कानून का रूप मिल गया था इसको। जब संविधान संशोधन हो गया ना 73वां, तब कानून का रूप मिल गया। लेकिन पहले इसकी शुरुआत कर चुके थे कब? 1959 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में, आप ध्यान से सुनिएगा, पंचायती राज का शुभारंभ अगर पूछा जाए, शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में, ठीक है, कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में ये सबसे पहले इसका शुभ आरंभ किया गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अभी मैंने आपको सन बताया, ठीक है। कब हुई थी? तो ये था 1959, ठीक है। कब हुई थी? 1959। डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई, ठीक है। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में, ठीक है, पंचायती राज प्रणाली राज्य व्यवस्था सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक अपनाई गई, तो आपको ये क्रम के साथ बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहले राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। डेट याद रखिएगा, पहले 2 अक्टूबर को राजस्थान में, उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 की बात हो रही है, ठीक है। 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में अपनाई गई थी, ठीक है। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में आरंभ की गई, ठीक है। मतलब कहाँ आरंभ की, ठीक है, यहाँ पर डैश है बीच में। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान में की गई थी, डेट फिर से याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, डेट याद रहेगी। चलिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका? आंध्र प्रदेश। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? 2 अक्टूबर, अभी मैंने डेट बताई, नागौर जिला है बच्चों, और ये आता है राजस्थान में, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, वो भी कब? 11 अक्टूबर में, ठीक है, सन यही था 1959। ओके, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी घुमा के पूछे जाएंगे। देखिएगा, देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया गया,
ठीक है। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी था, ठीक है। इसका सार क्या रहा था, लेकिन ये ज़्यादा मतलब चल नहीं पाया, ठीक है। तो इसका भी वही सार था, लोक भागीदारी का। देखिए, पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था आई, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी थोड़ा बहुत उसी तरह से पंचायती राज व्यवस्था जैसे, तो इसका भी यही सार था, लोक भागीदारी, मतलब कि लोग इसमें भागीदार रहें, ठीक है, अपने विचार खुद व्यक्त करें यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, है ना। देखिए, अब यहाँ भारत सरकार का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर डेट अलग है, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उससे पहले मैंने पढ़ाया था कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हो गया था? तो देश के ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले ही हो गया था, 2 अक्टूबर 1952 में हो गया था, लेकिन ठीक 1 साल बाद इसको भारत सरकार द्वारा भी इसको शुरू किया गया। कब? 2 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, 1 साल बाद करीबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण था? देखिए, ये चीज़ असफल हो चुकी थी, सक्सेसफुल नहीं हुई, बाद में पंचायती राज सफल हो गई, ठीक है। क्यों असफल रही? अशिक्षा के कारण, ठीक है। किस वजह से? अशिक्षा के कारण, ठीक है। लोग ज़्यादा ग्रेजुएट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ज़्यादा भागीदारी, अपना इंटरेस्ट इसमें बता भी नहीं रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ। देखिए, बलवंत राय मेहता, 3 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि 3 स्तर, ठीक है। 3 स्तर की बात कही थी किन्होंने? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? इनका मानना था कि ये 3 स्तर पर होनी चाहिए। गांव में, गांव के लेवल से ग्राम पंचायत, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो उसे पंचायत समिति या फिर तहसील कहते हैं, ये होना चाहिए। उसके बाद जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जब गठित हुई थी तो इनका ये कहना था, ठीक है। और इसी चीज़ को माना गया है और अभी तक यही चलती आ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ है ना, इतनी सारी समितियाँ बैठने के बाद इसमें इस चीज़ को एक संवैधानिक दर्जा मिल गया, मतलब कानून का रूप मिल गया था, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो ये रिपोर्ट पेश की थी ना इन्होंने, बलवंत राय समिति ने 1957 में, इन्हीं की बात को रखते हुए ये चीज़ अभी तक चलती आ रही है, ठीक है। बाकी बीच में रिपोर्ट और आई थी इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है। इनका कोई मतलब कि जो बात रख रहे थे वो कुछ ज़्यादा सही नहीं लगी सरकार को, तो इनकी बात को नहीं माना। जो सबसे पहले जो बात कही गई थी बलवंत राय समिति मेहता समिति में जो बात हुई थी, उसी बात को आधार मान के 73वां संवैधानिक संशोधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया, किसने दिया? तो वो थे बलवंत राय मेहता, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, ठीक है। और इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है, कौन सी समिति है? तो वही बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? त्रिस्तरीय, 3 वर्ड ढूंढिएगा, कहाँ पर है? बलवंत राय मेहता, ठीक है। यहाँ 3 वर्ड है, मतलब इन्होंने 3 त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही थी। अशोक मेहता में 2 वर्ड आ रहे हैं ना, तो इन्होंने 2 स्तर की बात कही थी। और GV राव 4 वर्ड आ रहे हैं, तो इन्होंने 4 स्तर की बात की थी, ठीक है। तो त्रिस्तरीय किसने बात की है? बलवंत राय मेहता समिति ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता समिति। मैंने जो पहले वीडियो बना दी है ना पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। नेक्स्ट, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? कौन था वहाँ का सभापति, है ना? तो वो बलवंत राय मेहता ही वहाँ के सभापति थे, इसलिए इसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, ये देखकर ही पता चल रहा है 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है क्या? नहीं, ठीक है। कब से प्रभावी हुआ है? मैंने आपको ये डेट बताई है।
24 अप्रैल 1993, ठीक है, याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हो गया है 73वां संवैधानिक संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता, 3 वर्ड आ रहे हैं, मतलब त्रिस्तर, ठीक है, तीन स्तर पर रखने का सुझाव इन्होंने ही दिया था, ठीक है, और इन्हीं के कहने पर यह अभी तक चला आ रहा है। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसे बनाना चाहते थे? तो ये पंचायत समिति को सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था ना। पावर कहाँ से जा रही थी? नीचे से ऊपर जा रही थी पावर, ठीक है, छोटे छोटे लोगों के हाथ से होते हुए पावर ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पंचायत समिति को बनाना चाहा। किसे बनाना चाहा? पंचायत समिति को बनाना चाहा। ये नहीं चाहते थे कि सरकार ज़्यादा पावरफुल बने, हर चीज़ सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वहाँ के स्थानीय लोगों के भी तो हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? तो देखिए, पहले ग्राम होता है, ठीक है, छोटे छोटे गांव होते हैं, उसके बाद एक ब्लॉक बनता है जिसे हम तहसील कहते हैं, उसके बाद जिला स्तर आता है, ठीक है, और इस तरह से 3 स्तरीय संरचना कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? इनके अनुसार पंचायत समिति है, और ये पंचायत समिति को ही अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए, नगर परिषद नहीं है, ठीक है, नगर परिषद नहीं है ना, ग्राम पंचायत है, उसके बाद पंचायत समिति आती है, उसके बाद जिला परिषद आती है, ठीक है, इस तरह से पावर धीरे धीरे ऊपर जाती है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया, ठीक है। 2 स्तर की किसने बात कही है? देखिए, जहाँ पर 2 वर्ड आ रहे हैं, अशोक मेहता, ठीक है, कौन है? अशोक मेहता है ना, ये इनके नाम तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है, तो इनको देखकर आप कंफ्यूज ना होना। अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर का सुझाव दिया था। इन्होंने क्या किया, जो ग्राम सभा है और जो पंचायत समिति है ना, उसको एक मिलाकर के इन्होंने मंडल समिति बनाने की कोशिश करी, या फिर मंडल पंचायत का नाम देने की कोशिश करी, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। बलवंत राय समिति ने जो रिपोर्ट पेश करी उसी को ही माना गया, और उसी के आधार पर उसी को नज़र रखते हुए उसी में थोड़ा सा चेंज किया, और 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और इसे हमारे भारत देश में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? कौन सी समिति ने दिया था? तो वो थी अशोक मेहता समिति, ठीक है। देखिए, अशोक मेहता समिति की एक बात थी, इन्होंने कहा था कि पंचायती राज के जब चुनाव हो तो राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव, ठीक है, अशोक मेहता समिति द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया गया था? ठीक है, कौन सी समिति थी? तो ये उसके बाद ही आई थी, ठीक है, अशोक मेहता समिति उसके बाद आई थी, पहले नहीं आई थी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1957 में। 20 साल बाद 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद आई थी। तो इसको भी केंद्र सरकार ने ही लेकर आई थी ताकि ये पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार ला सके, ठीक है, इस उद्देश्य से लेकर आए थे। इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन ये कुछ इनकी बात सही नहीं जमी, इसलिए इनकी बातों को भी रिजेक्ट किया। PV राय तो 4 स्तर की बात कर रहे थे, यहाँ पर एक और राज्य जोड़ने के लिए बात कर रहे थे, तो जो 1985 में आया था, इनकी बात को भी रिजेक्ट किया गया, ठीक है। ML सिंधवी समिति आई थी 1986 में। इन्होंने क्या कहा था कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दो, इसलिए इनके कहने पर ही 73वां संविधान संशोधन हुआ और इन्होंने कहा था कि 1/3 महिलाओं को भी इसमें होना चाहिए, ठीक है, और ये 3 स्तर पर ही होनी चाहिए। ये इनके सुझाव थे, है ना। बाकी 3 स्तर तो यही इनका ही सुझाव था, लेकिन इसी में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया और इन्हीं की बात को मानते हुए 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? अशोक मेहता समिति, ठीक है।
ये इसलिए आई थी ताकि ये 1957 में जो समिति बैठी थी, बलवंत राय मेहता समिति, उनमें कुछ सुधार कर सके, लेकिन इनकी बात कुछ सही नहीं जमी तो केंद्र सरकार ने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? ठीक है, किस समिति की रिपोर्ट पर किया गया है? तो वो थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत 1, राय 2, मेहता 3। 3 स्तर, त्रिस्तर की बात की है। ठीक है, जो पिरामिड मैंने अभी आपको बताया, गांव में गांव के लेवल का था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, सारे गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनती है तो वो हो गया पंचायत समिति। उसके बाद सारे ब्लॉक्स मिलके एक जिला बना देते हैं तो ये जिला परिषद। ठीक है, 3 स्तर की बात कही थी इन्होंने। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? कौन से वर्ष को लागू कर दिया गया था? ध्यान रहे 1959 ईस्वी को। ठीक है, लागू कर दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, इनके कहने पे लागू कर दिया गया। और 2 अक्टूबर 19 है ना, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो राजस्थान के नागौर जिले में इसका शुभारंभ किया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, लेकिन किसके कहने पर, किसके अनुशंसा पर? बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, इनके कहने पर, इनकी जो रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, देखिए संवैधानिक दर्जा के बाद एक क्वेश्चन अलग बन जाता है कि उसके बाद सबसे पहले कौन से राज्य ने इसको अपनाया। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पहले अलग बन जाता है कि स्वतंत्र भारत के बाद या फिर बलवंत राय मेहता समिति जब रिपोर्ट पेश हुई तो उसके बाद सबसे पहले कौन से राज्य ने इसको अपनाया। ठीक है, क्वेश्चन को इसलिए ध्यान से सुना करो आप। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? ठीक है, अशोक मेहता, 2 वर्ड आ रहे हैं, अशोक और मेहता, तो कितना हो गया? 2 स्तरीय। ठीक है, 2 स्तरीय, 2 स्तर की बात कही थी इन्होंने। क्या कहा था? जैसे 3 स्तर है ना, एक जो ग्राम है, उसके बाद जो पंचायत समिति है और फिर उसके बाद जो जिला है ना, इन्होंने इस दोनों को मिलाकर एक कर दिया और उसको मंडल नाम दे दिया, मंडल पंचायत या फिर मंडल सभा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने नाम देने की कोशिश की। और एक जिला परिषद है, वो तो है। ठीक है, तो इस चीज़ को रिजेक्ट किया केंद्र सरकार ने कि नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये सही नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? कौन से 2 स्तर थे? तो थे मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ठीक है, मंडलीय पंचायत में 2 चीज़ें आ गई। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? मंडली में आ जाती है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक मंडली पंचायत बना दो और एक जिला परिषद बना दो। तो इस तरह से इन्होंने 2 स्तर की बात कही थी कि इनको मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, यही पढ़ रहे हैं ना अभी हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों की कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आई थी? BR मेहता, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, जो आई थी 1957 में। कब आई थी बच्चों? ये 1957 में आ गई थी। ठीक है, 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद अशोक मेहता जी आए थे 20 साल बाद, है ना, 77। जो 2 स्तर की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ 2 वर्ड लिखे ना और यहाँ 3 वर्ड लिखे तो 3 स्तर। ठीक है, उसके बाद आई थी GV राव समिति, जो तो 4 स्तर की बात करने चले थे। ठीक है, 4 स्तर की बात कर रहे थे। और ये कब आई थी? सन याद रखिएगा था 86 में। ठीक है, कब आई थी? सॉरी 85 में। ठीक है, कब आई थी? 85 में, है ना, ये 85 में आई थी, ये आई थी 86 में। ठीक है, 1 साल बाद। LM सिंघवी समिति, ये आई थी 1986 में। ठीक है, इन्होंने तो कुछ चेंज करने की बात नहीं की, बस एक महत्वपूर्ण बात कर दी थी कि इसको संवैधानिक दर्जा दे दो आप और औरतों के लिए यहाँ पर आरक्षण दे दो। ठीक है, बस ये 2 बात कही थी। बाकी जो BR मेहता समिति थी इसी को बनाए रखने की बात कही थी इन्होंने। ठीक है, तो देखिए पहले आई BR अशोक मेहता समिति तो 3। ठीक है, उसके बाद 4 अशोक मेहता, उसके बाद GV राव 1, फिर ये 2। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए। सन याद रखेगा 57, 77, 85 और 86। ठीक है, सब 19 में चल रहे हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
किसने की थी अध्यक्षता? देखिए जो अध्यक्षता कर रहे हैं वही उस समिति का नाम भी है। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, ठीक 20 साल बाद। बलवंत राय की आ गई थी 57 में, उसके बाद 20 साल बाद आई थी 77 में। ठीक है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता जी ही यहाँ के क्या कर रहे थे, यहाँ की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए इनके नाम पर ही समिति का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है? कौन है? सबसे पहले सबसे छोटा आता है, सबसे निम्न स्तर होता है ग्राम सभा या फिर पंचायत। ठीक है, पंचायत समिति तो तहसील हो जाती, बड़ी हो जाती ना, और जिला परिषद तो फिर और ज़्यादा बड़ा है, जिला तो और ज़्यादा बड़ा है। सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम सभा। ठीक है, वहाँ के मेंबर्स। उसके बाद पंचायत, सरपंच या पंच। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? सबसे ऊंचा कौन है? जिला परिषद है। कौन है? जिला परिषद है ना, ब्लॉक देखा है ना आपने। सबसे नीचे क्या आएगा? ग्राम सभा व पंचायत, उसके बाद क्या आएगा? पंचायत समिति, उसके बाद क्या आएगा? जिला परिषद। ठीक है, इस चार्ट को याद रखिएगा, है ना। सबसे पहले क्या आएगा? ग्राम सभा, उसके बाद आएगा पंचायत समिति, उसके बाद आएगा यहाँ ऊपर जिला परिषद। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? पंचायती राज की आधारशिला क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, ये तो इसका आधार है। अरे ग्राम सभा ही नहीं होगी, मेंबर्स ही नहीं होंगे उस गांव में, तो वहाँ पंचायती राज क्या बिठाओगे आप? नेक्स्ट, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? कौन होता है? तो करेक्ट आंसर है खंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या हो जाती है? राजनीतिक चेतना का यहाँ विकास हो जाता है। ठीक है, हर कोई व्यक्ति राजनीतिक समझने लग जाता है। नेक्स्ट, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? क्या है इसकी प्रधान समस्या? तो देखिए वो होती है दलगत राजनीति। ठीक है, दलगत राजनीति यहाँ की प्रधान समस्या हो जाती है। नेक्स्ट, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये जिला परिषद के। ठीक है, जिला परिषद के ही पदेन सदस्य कौन हो जाते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? किस पे करता है? तो ये राज्य सरकार पर ही निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, खंड स्तर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक डैश है। क्या है ये? क्या होती है? ये एक तरह का प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो देखिए पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं, सहयोजित सदस्य भी होते हैं, मतलब उपयुक्त सभी, ये सारे व्यक्ति होते हैं पंचायत समिति में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ग्राम सभा सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? डी वाला। ठीक है, 1 2 3 क्रम यही है। नेक्स्ट, पंचायती राज सम्मिलित है, किस में सम्मिलित है ये? तो ये राज्य सूची में सम्मिलित है। ठीक है, पंचायती राज सम्मिलित है राज्य सूची में। ठीक है, राज्य में आती है, ये समवर्ती में नहीं आती है, संघ में नहीं आती है। मतलब इसका मतलब क्या है? राज्य सूची मतलब कि राज्य सरकार कानून बना सकती है अपने अपने राज्यों में। अपने अपने राज्य में राज्य सरकार खुद कानून बना सकती है अपनी अपनी पंचायत के लिए। ठीक है, तो हर किसी पंचायत के अपने अपने कानून होते हैं, हर राज्य के अलग हो सकते हैं। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो ये सिर्फ स्थानीय मेलों पर कर लगाते हैं। ठीक है, बाकी और कहीं नहीं लगा सकते, ये सिर्फ स्थानीय मेले पे और बाज़ार में, है ना, इन दोनों जगह पर ये कर लगाते हैं और वसूलते भी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? ठीक है, कौन सा संशोधन है? 73वां संवैधानिक संशोधन कहता है कि महिलाओं के लिए 1/3 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। नेक्स्ट, पंचायत स्तर पर सरकार राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होता है?
पंचायत सेवक करता है। ठीक है, कौन करता है? पंचायत सेवक करता है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय अवस्था के अंतर्गत नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वह है तहसील स्तर। ठीक है, तहसील स्तर में नहीं आता ये, या प्रखंड स्तर, ग्राम स्तर या जिला स्तर आता है। ठीक है, तहसील स्तर इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी ताकि लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण हो सके। ठीक है, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया ताकि वहाँ की जो जनता है उन्हीं के हाथ में खुद पावर हो। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? ठीक है, पंचायत का चुनाव जो लड़ना चाहता है वो कम से कम 21 साल का हो या फिर इससे ज़्यादा उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम उम्र का व्यक्ति पंचायत चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो आता है माध्यमिक शिक्षा नहीं आती है। ठीक है, कृषि उद्यान आता है, ग्रामोदय भी आता है, ग्रामीण सड़कें भी आती हैं, माध्यमिक शिक्षा इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? क्या होता है? सरकारी अनुदान होता है। सरकारी अनुदान मतलब सरकार के द्वारा दिया गया पैसा। ठीक है, कर वगैरह से इतना नहीं वसूल पाते हैं, सिर्फ मेले और बाज़ार पे ही तो कर लगा सकते हैं और कहीं और कर नहीं लगा सकते पंचायत वाले। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत समिति का गठन होता है। ठीक है, पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। ठीक है, प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। नेक्स्ट, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक एवं सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम खंड विकास पदाधिकारी कहते हैं। ठीक है, पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंधक होता है ना, उसे खंड विकास पदाधिकारी हम कहते हैं, जो सरकारी अधिकारी है। नेक्स्ट, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। ठीक है, तो यह है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत ही इसका प्राथमिक भाग होता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई है? नागौर जिले से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में हुआ? 1957 में हुआ बलवंत राय मेहता समिति का गठन। नेक्स्ट, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, जनता सीधे चुनती है, घर घर आते हैं ना वोट मांगने के लिए। नेक्स्ट, पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर रहते हैं। ठीक है, किस पर? ये अपनी इनको जो तनख्वाह वगैरह मिलती है किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअल में ये सरकारी अनुदान पर है ना, सरकार जो पैसा ऊपर से इनको देती है उसी पे डिपेंड करती है ना। जहाँ जिस भी राज्य में है वहाँ की जो विधान मंडल होती है ना, वही इस चीज़ पे विधि बनाती है कि इनको कितना पैसा मिलना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत कौन सा है? इनके आय का स्रोत क्या है? अगर अलग से पैसा नहीं मिले तो कहाँ से मिलेगा? मेला एवं बाजार से मिलेगा। जो भी इनको सैलरी वगैरह मिलती है ना, तो ये जो मेले और बाजार के जो कर आते हैं उन्हीं से इनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण होती है। ठीक है, पंचायत समिति को एक प्रशासनिक अधिकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने होते हैं इसके? ठीक है, 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। वैसे तो 5 साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर यहाँ पर नए निर्वाचन किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? नगर निगम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में। ठीक है, सबसे पहले चेन्नई में नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 86 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम सिफारिश की थी? कौन है? 3 स्तर की बात किसने की है? बलवंत राय मेहता समिति ने। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है बलवंत राय मेहता समिति के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने 3 स्तर की बात कही थी,
और उसी को आधार बनाकर अभी हमारे पूरे देश में लागू किया गया है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? कौन है? बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? कौन है सबसे पहला राज्य? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन है? आंध्र प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? कौन है? कौन है वो? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, BR मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति, इन्हीं का एक शॉर्ट फॉर्म है BR मेहता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? कौन है? तो वह है लॉर्ड रिपन। ठीक है, कौन है? लॉर्ड रिपन। सही मायने में इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? क्या है? तो वो है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सही उदाहरण। ठीक है, ग्राम सभा में वही सारे व्यक्ति होते हैं जो वोट डालते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा सरपंच चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद यही लोग उन्हीं से डिसाइड करते हैं और बात करते हैं कि हमारे गांव में क्या चेंजेस करना चाहिए। ठीक है, तो कह सकते हैं ना शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, मतलब इन्हीं के हाथ में है पूरी तरह से पावर। नेक्स्ट, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। ठीक है, लोग हैं ये सारे। ग्राम सभा मतलब, सभा मतलब मेंबर्स। ठीक है, और ग्राम मतलब गांव, तो गांव के वही सारे मेंबर्स जो चुनाव में वोट डाल सकते हैं। ठीक है, वोट डालने का जिसको अधिकार है ना, जिनका नाम है वहाँ पर लिस्ट में नाम जारी होते हैं ना, तो जिनके लिस्ट में नाम जारी है, जिस गाँव से बिलोंग करता है, तो वो ग्राम सभा का मेंबर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ML सिंधवी समिति तो आपने पढ़ा। ठीक है, जो आई थी 86 में। अशोक मेहता समिति जो आई थी 77 में। बलवंत राय मेहता समिति 57 में आई थी। इसका नाम कहीं से कहीं पढ़ा क्या? PVN राव। इनका नाम हमने नहीं पढ़ा। PVK राय जरूर है। ठीक है, PVK राय होता है, PVK राय, पर यहाँ पे PVN लिखा है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। कि अगर आ जाएगा तो वो ज़रूर पंचायत समिति राज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो आया था 1985 में। ओके, यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या नहीं है? ग्राम पंचायतों को आय एक्चुअली कहाँ से मिलती है? उन्हें संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर से तो मिल जाता है। ठीक है, ऐच्छिक दान या उपहार भी मिल जाता है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान भी मिल जाते हैं, लेकिन कृषि आय पर जो कर लगते हैं ना, ये कभी भी ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से इनको सैलरी नहीं मिलती है इन पैसों द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? क्या है? तो वो है ग्राम सभा। ठीक है, हमने ये सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आती है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको भारतीय संविधान नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था अलग से वीडियो बनाई, A to Z चीज़ें समझाई हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिक से सारी चीज़ें आप समझें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आती होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।